जाते हैं। तो उन्होंने काशी की का जो तुकांत क्वेटो से मिला दिया, और मोतीहारी को मुंबई से मिला दिया। दोनों की राशियां एक हैं। अब दोनों के नक्षत्र अलग अलग है, ये बात अलग है। किस्मत दोनों की अलग है, ये बात अलग है। अब दोनों की किस्मत को एक तो नहीं किया जा सकता। काशी को काबा भी किया जा सकता था, लेकिन काबा नहीं, कुएटो बनाया गया। अब मोतीहारी को मुंबई बनाने की का एक आश्वासन दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मोतीहारी शायद कभी मुंबई बन नहीं पाएगा। पहले तो पटना ही नहीं, पटना बन पाया है। पटना अगर आप जाके देखें तो दुनिया हिंदुस्तान की तमाम राजधानियों में से एक पटना ऐसा है जो अभी भी राजधानी नहीं लगता। मैं पटना कम से कम ना 8-10 बार गया हूँ, मुझे ये फील ही नहीं होता कि ये राजधानी है। लेकिन ठीक है, मोदी जी हैं, मोदी जी सर्वशक्तिमान हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ, और मोतिहारी के लोगों को भी। वो अगर मुंबई ना जा पाए तो मोतिहारी में ही लेके मुंबई का मजा ले लें। कम से कम आंख बंद करके तो ले ही सकते हैं। आंख खोलने के बाद ना ले पाए तो अलग बात है। जी। अ, आज और पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे एक खबर एक ऐसी आई जो छुप गई एक्चुअली, क्योंकि वो बिहार बंगाल के चक्कर में, थोड़े ट्रम्प के चक्कर में, थोड़े मोदी जी के चक्कर में, कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो 2018-19 के काल में आ गई है वापस से, जहां पे हम स्लाइड कर रहे हैं बहुत गहराई से। और मैंने सोचा कि कुछ सिंपल से 1 मिनट के अंदर वो कुछ आंकड़े दे दूं, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये स्लो डाउन किस क्षेत्रों में है। तो यहां बताना चाहूंगा कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 16% से डाउन होकर 9% पे आ गई। ये पिछले साल से इस साल के आंकड़े सर। जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ 11% से डाउन होकर 6.2%। एक्सपोर्ट की ग्रोथ 6% टोटल है सर्विस मिला के, लेकिन गुड्स की -6% है। पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ 7% से डाउन होकर 2%, कारें नहीं बिक रही हैं। रियल एस्टेट 28% से गिर के 4%, ये ऑल इंडिया लेवल पे, लेकिन सातों महानगरों के अंदर सेल्स आर डाउन, नेगेटिव में है। सेल्स ग्रोथ इन बीएससी 500 कंपनीज 12% से डाउन होके 6%, इंडिया की टॉप 500 कंपनीज। 8 मेजर डोमेन्स ग्रोथ के, जिसमें पावर है, कम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल्स है, मिनरल्स हैं, ये सब आते हैं। 8% से डाउन होके 3% पे। मीडियम और हैवी व्हीकल्स -3%। बीएससी 500 कंपनियां एक्सेप्ट ऑयल मार्केटिंग, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी वगैरह, एचपी, इनका प्रॉफिटेबिलिटी 21% से घट के 10%। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जितने भी हो सकते थे सारे सिंगल डिजिट में आ गए, 10% से नीचे हैं। और एक्सपोर्ट्स -6%। ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक स्लो फ्रेम में आ गई है। और इसको वर्ल्ड बैंक और बाकी जो ब्लूमबर्ग वगैरह हैं या रेटिंग एजेंसी, उन्होंने भी कहा है कि लोगों की पॉकेट में पैसे नहीं है, एआई नौकरियां लेके चला गया है। और जितने भी आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो सब निराश करने वाले आंकड़े हैं इस समय। और ये सरकारी आंकड़े हैं सर। राकेश जी, एक छोटी टिप्पणी लेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। बेशक, आप पहले भी इस मुद्दे पर लोगों को आगाह करते रहे हैं। और ये जो गिरावट है, ये गिरावट, और दूसरी तरफ हम चौथी अर्थव्यवस्था कैसे हो गई है, अब देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि हम झांसेबाजी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत और अफसाना अलग है। आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, आप कुछ बेच पा नहीं रहे हैं, आप कुछ वसूल नहीं पा रहे हैं, लोगों की जेब में नहीं है। वसूलें कहा, एआई की आपने बात की, ये जो खतरे थे, ये पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं, लेकिन इसका पहला शिकार भारत हुआ है। भारत में नौकरियां धड़ाम से गई हैं टेक्निकल क्षेत्र में। और इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई रणनीति नहीं है, और नीति भी नहीं है। न विदेश की नीति है, न घरेलू आर्थिक नीति है। इसलिए ये गिरावट बहुत तेजी से हुई, और मुझे लगता है कि अगर हम 2029 तक पहुंचेंगे तो ये दृश्य और भयावह हो जाएगा, क्योंकि इसे रोकने का कोई ब्रेक मुझे में दिखाई नहीं दे रहा है सरकार के हाथ पांव में। जी। जी। बिहार बहुत चर्चा में है, अजीत अंजुम जी भी चर्चा में है, सरकार परेशान है। एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि मोदी का तिलिस्म टूट गया है। अब वो ऑरा, मैजिक, जादू, सही शब्दों में कहा जाए तो तिलिस्म टूट चुका है। अब वो टूटे टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कवायद में है। और निशिकांत दुबे कहते हैं कि मोदी जी के बिना तो हम 150 सीटें भी नहीं जीत सकते। मुझे लगता है कि शायद ये एहसास अब होना शुरू हो गया है कि एक युग का अंत होने जा रहा है। और युग दूर नहीं है, क्योंकि निशिकांत दुबे को तो 95 साल की उम्र तक मोदी जी चाहिए। भगवान उन्हें शतायु करे, मैं तो चाहूंगा स्वस्थ भी रहे। लेकिन हुई है वही जो राम रची राखा। राकेश जी।
दिनेश जी, तिलिस्म जिस चीज का नाम है वो कांच के टुकड़े ऐसा होता है, उसे टूटना ही होता है एक दिन। आप हमेशा तिलिस्म को बचा के नहीं रख सकते। माया जो होती है, माया जाल जो होता है, एक बनावटी चीज है। और मोदी जी ने ये माया फैलाई, 10 साल चला ली, 11वें साल में माया जगह जगह से उनका माया जाल टूटने लगा है, तिलिस्म टूटने लगा है। और हमारा पंडित जो है निशिकांत, बहुत समझदार है, दूर की सोचता है, हर मामले में दूर की सोचता है। उसने समझ लिया है कि मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं, और बीजेपी नहीं तो फिर निशिकांत नहीं। और आप देखें, इस डर से ही वो कह रहे हैं कि मोदी जी 95 तक चले। मैं तो कहता हूँ 95 क्या, 105 तक चले। लेकिन इस देश में सबसे जो उम्र दराज प्रधानमंत्री, सबसे समझदार प्रधानमंत्री हुए, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश की जनता ने बिना कारण सत्ता से बेदखल कर दिया, तो मोदी जी के सामने तो कारण ही कारण है। उन्हें तो 2029 तक का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। वो अगर सितंबर 2025 में ही अगर अपना झोला उठा के चल दें, तो स्थितियां देश के लिए हित में हो सकती है। ये जो गिरावट आपने बताई ना पूरी बाजार में हर तरह से, ये भी शायद रुक जाए मोदी जी के जाने के बाद। जी। अल्टीमेटली इस हफ्ते चीन ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम का काम शुरू कर दिया। 167 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, दुनिया का महानतम प्रोजेक्ट। हालांकि उससे पहले भी दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था थ्री गॉर्जेस डैम, वो भी चाइना के नाम था। और थ्री गॉर्जेस डैम की सबसे फेमस चीज ये है कि उसकी वजह से धरती का रोटेशन 1 सेकंड के कुछ हिस्से का स्लो हो गया। ये सबसे फेमस चीज है। और ये ब्रह्मपुत्रा को रोकना 167 बिलियन डॉलर का, उसके साथ 5 और बांध बनाना ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, या सांगपो रिवर जिसे कहते हैं। और उसमें से एक 20 किलोमीटर की लंबी टनल बनाई जा रही है हिमालय के अंदर। उसके द्वारा ब्रह्मपुत्रा का पानी डाइवर्ट किया जाएगा चाइना के बाकी हिस्सों में। सर, क्या कहोगे इसको? यानी कि वाटर एज ए वेपन, वॉर शुरू हो गई सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमने जो 3 दिन का ऑपरेशन सिंदूर देखा था, इसके पहले हमने भी इस हथियार का इस्तेमाल किया था। हमने सिंध का पानी रोकने की कोशिश की थी, पाकिस्तान की ओर जो जाती है सब, जितनी भी नदियां जाती हैं। हमने पुराने करार पोस्टपोन कर दिए थे, नकार दिए थे। तो चीन ने इस ताकत को, पानी की ताकत को बहुत पहले समझ लिया था। और जिस ब्रह्मपुत्र पर, जो हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी नदी है जो नर नदी है, जिसका नाम पुरुष जैसा है, उस पर हम गर्व करते हैं, उसी नदी पर चीन इतना बड़ा बांध बना करके आने वाले दिनों में, मुझे डर है कि हमें भी वक्त पड़ने पर, अभी तो उसकी विस्तारवादी नीति है कि भौगोलिक रूप से वो कब्जा करता है, फिर हो सकता है कि एक बूंद पानी के लिए वो हम पड़ोसियों को भी, जिसमें हम हैं, हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, जो उसकी बात नहीं माने उसे इस हथियार से मार सकता है। और बिन पानी सब सूख, ये बात भारत सरकार नहीं सोचती। वो तो कांवड़ियों को फूल बरसाने में व्यस्त है। वो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में विचार करना तो दूर है, सपने में भी नहीं सोच सकती। और ये बहुत खतरनाक चीज। जी। दर्शक मित्रों, आज शाम को 5 बजे एक विशेष प्रोग्राम देखिएगा इसी चैनल के ऊपर। गाओ युआन की बुक है 36 स्ट्रेटजम्स। यानी कि हालांकि संजू की किताब की मैं अक्सर जिक्र करता हूं आर्ट ऑफ वॉर की, लेकिन गाओ युआन के जो 36 प्रिंसिपल्स हैं, वो चीन की फिलॉसफी, चीन की सोच, चीन का विचार, उसकी मानसिकता को बिल्कुल क्लियर रूप से क्या कहते हैं कि इंगित करते हैं। और ये सैकड़ों साल पुरानी थ्योरी है उसकी। जैसे उसमें से एक सिद्धांत है कि कभी भी शेर की मांद में मत जाओ, उसे अपनी मांद से निकलने का इंतजार करो और तब उस पर अटैक करो, क्योंकि शेर की मांद में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ल्योर द टाइगर आउट ऑफ द सो कॉल्ड, जो उसकी मांद होती है। तो ये स्पेशल प्रोग्राम है 36 स्ट्रेटजम्स के ऊपर, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। शाम को 5 बजे देखिएगा, और ये आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर, ये पुतिन साहब भारत आ रहे हैं, फाइनल हो गया। अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि शायद तलवारें खिंच चुकी हैं पूरी दुनिया में। ट्रम्प साहब ने एक खेमा बना लिया है, दूसरा खेमा चाइना ने बना लिया है। और वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया था, तो उसके बाद एक छत्र उसका राज्य था, वन वे ट्रैफिक था। लेकिन पिछले 10 सालों से जिस ढंग से चाइना का उदय होता है मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली, उसने इक्वेशंस को चेंज किया है। और यहां से अमेरिका को अपना साम्राज्य, उसकी चूल्हे हिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि रूस, चीन
नॉर्थ कोरिया, साथ में ईरान भी, और भारत भी अपने पास से जो है सोच समझ कर फेंक रहा है। आरआईसी की बात भी हो रही है। शायद कहीं न कहीं नई इक्वेशंस इमर्ज होती दिखाई दे रही हैं, जिसमें अमेरिका कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। तो वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन दिलचस्प स्थिति है दुनिया में इस वर्चस्व के फील्ड के अंदर, राकेश जी। दिनेश जी, हम लोगों ने रूस को एक महाशक्ति के रूप में भी देखा, और आपने बात की 91 की बिखरते हुए भी देखा, गोरबाचोव के बाद। और आज स्थिति ये हो गई है कि बहुत एक आपके यहाँ पंजाबी में सब चलता है ना, घल्लू घारा। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। और ऐसे में रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं। चीन निश्चित तौर पर एक महाशक्ति के रूप में पिछले 10 साल में, पिछले एक डेढ़ दशक में उभरा है। और उसने हर मोर्चे पर प्रमाणित किया है, उत्पादन के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर अमेरिका घबराया हुआ है, और भारत के सामने फिर से वही पुरानी स्थितियां आ गई हैं कि वो अपने पुराने मित्रों की ओर लौटे। अगर वो रूस की तरफ नहीं लौटता है, रूस को अपने जो बीच में गड़बड़ियां हुई हैं उनको सुधार के अपना गले नहीं लगाता है, तो फिर मुश्किल है। आज अमेरिका की बारी है, कल भारत की भी बारी आ सकती है। तो ऐसे में पुतिन का भारत के आना एक शुभ संकेत मैं मानता हूँ। भले ही हमारी विदेश नीति कूटनीति पिछले 11 साल से गलत ट्रैक पर जा रही है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो शुभ संकेत है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि शक्ति संतुलन और सत्ता के संघर्ष में पुराने दोस्त भी काम आते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों का ख्याल रखना चाहिए। नारियों का ख्याल तो मोदी ने छोड़ दिया, लेकिन धीरज उनके पास है, धर्म उनके पास है, और अब मित्र भी वो वापस वापस लेके आ रहे हैं। जी। कभी-कभी तो लगता है इस दुनिया में धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ़ अधर्म ही चल रहा है और कुकर्म ही चल रहा है। तो ट्रम्प साहब भी वही कर रहे हैं और बाकी राजनेता भी यही कर रहे हैं। पता नहीं, मैं तो धर्म तो नहीं कहूँगा, अधर्म की राजनीति ज़रूर देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, वो गाओ युआन की मैं बात कर रहा था किताब की, तो उसका एक और सिद्धांत है, वो भी मैं इस प्रोग्राम के अंदर बात करते-करते बता दूँ कि कई बार वो कहता है कि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं जो आपके दुश्मन हैं और आप एक-एक करके उनको मारना चाहते हो, उनकी शक्ति को बिखेर देना चाहते हो, लेकिन आप कामयाब नहीं होते। तो आपके पास रास्ता है, आप उस पेड़ को काट दो जिस पे वो बंदर बैठे हैं। वो बेघर हो वाह। जाएँगे, बिखर जाएँगे। तो कहते हैं बंदरों को मत मारो, उनका जो मूल है, जिसके ऊपर उनका घर बना हुआ है, आप उसको काट दो, बंदर बिखर भी जाएँगे और जुदा भी हो जाएँगे, तब वो कमज़ोर होंगे, तब आप आराम से मार सकते हो। ये भी उसका एक सिद्धांत है। उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ये बुक सैकड़ों साल पहले की है एक्चुअली ये। तो ये बीच-बीच में मैं बता रहा हूँ, तो शाम को प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा इसका 5 बजे। ट्रम्प साहब के टैरिफ टेंट्रम तो बढ़ते चले जा रहे हैं। वी आर बैक टू वेयर वी वर 2-3 मंथ्स बैक एक्चुअली। और भारत को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस समय। इतना ज़्यादा कि समझ में नहीं आता कि भारत का निर्णय क्या होने जा रहा है। लेकिन अ, मैं वेट करूँगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या मोदी जी सरेंडर कर सकते हैं या नहीं करेंगे? या भारत के किसानों की, दुग्ध उत्पादकों की और उद्योगों की रक्षा कर पाएँगे? राकेश? दिनेश जी, देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। उनके 56 इंच के सीने पर भी देश के दूसरे लोगों की तरह मुझे भी गर्व है। लेकिन जिस तरह से लगातार कई मोर्चों पर उन्होंने सरेंडर किया है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो ट्रेड डील प्रस्तावित है, जो होने जा रही है, जिस पर बातचीत हो रही है, इस पर मुझे लगता है कि मोदी जी अड़ के खड़े हो नहीं पाएंगे। और निश्चित तौर पर वो अमेरिका की शर्तों पर ही इस पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि उनकी उंगलियां पहले से दबी हुई हैं। अमेरिका के कितने एहसान उन्होंने अपने ऊपर ले रखे हैं, और उन्हें अपने मित्रों की भी चिंता है जो अमेरिका में बेचारे फंसे हुए हैं। तो वो किसानों की चिंता इतनी नहीं करते, वो जवानों की भी नहीं करते। अग्निवीर योजना उन्होंने दे दी, देश की सेना कितनी कमजोर हुई ये भी पता चला। निश्चित तौर पर मुझे लगता है अमेरिका की शर्तों पर इस पर दस्तखत करेंगे। थोड़ा मोल भाव कर सकते हैं, जिससे कि प्रतिष्ठा बची रहे, लेकिन होगा वही जो अमेरिका चाहे। जी।